गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे? आज का विषय बिंदु है न्यूटन सेकेंड लॉ का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग, और साथ ही हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी यहाँ सॉल्व करेंगे जिसमें हम न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। application of second law, and which law? That is which is understood, that is Newton's law. That is Newton's तो जब हम दूरी बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे उसका समय भी हमारा बढ़ता है। तो इस प्रकार से जब हम क्रिकेट के गेंद को जब हम कैच करते हैं तो अपनी बाहों को पीछे की ओर लेके जाते हैं। इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे एप्लीकेबल है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ एप्लीकेबल है कि हम इसके न्यूटन सेकेंड लॉ में जो बल होता है वो F = m/a होता है, ठीक है। और चूंकि इस गेंद का मास तो कांस्टेंट है, तो क्या वेरिएबल है? दैट इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन मींस v/t, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ वी इंक्रीज द टाइम हियर, अगर टाइम को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाएगा तो फोर्स भी हमारा डिक्रीज हो जाता है, और इस कारण हमें चोट नहीं लगती है, ठीक है। तो यहां पर हम न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन है, आप समझ सकते हैं कि दो बच्चे हैं, वो अपने दोनों ही एक मकान के पहली मंजिल या दूसरी मंजिल पर वो खड़े हैं, ठीक है। दोनों बच्चे उस दूसरे मंजिल से कूदना चाह रहे हैं। तो एक बच्चा जो कूदता है वो एक सीमेंट के फ्लोर पर कूदता है, और दूसरा बच्चा जो कूद रहा है वो एक मिट्टी या बहुत सारा घास फूस का ढेर या फिर गद्दा रखा हुआ है, नीचे स्पॉन्ज रखा हुआ है, उस पे कूदता है। तो दोनों बच्चे कूद रहे हैं एक ही ऊंचाई से, लेकिन अब हमें यह देखना है कि किस बच्चे को चोट ज्यादा लगेगी। जाहिर सी बात है जो बच्चा नंगे फर्श पर जो कूदेगा उसको चोट अत्यधिक लगेगी, लेकिन जो बच्चा गद्दे पे कूदेगा या किसी मिट्टी पे कूदेगा या किसी घास फूस के ढेर पे कूदेगा उसको चोट ना के बराबर लगेगी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर कूदते हैं तो मान लीजिए कि ये हमारा फर्श है, ठीक है, ये हमारा सीमेंट का है। तो जब हम ऊपर से कूदते हैं तो इसके ऊपर में हमारा एक अचानक से उस बच्चे का वेट आता है, एंड वेट इज नथिंग बट योर फोर्स, ठीक है। तो उस बच्चे का वेट इसके ऊपर में टच होता है, और वेट क्या है? फोर्स से। तो जैसे ही ये वेट आएगा तो ये जो सीमेंट होता है वो बहुत ही ठोस वस्तु होता है, तो वो इसके अंदर कंप्रेशन नहीं होता है, मींस ये दबता नहीं है। और जब दबता नहीं है तो जितना इसका वेट होता है उतना ही वेट के बराबर ये फर्श भी उस बच्चे के ऊपर में क्या करता है? बल लगाता है, जिसके कारण वो बच्चा अत्यधिक चोटिल हो जाता है। लेकिन यदि यही फर्श अगर किसी गद्दे का हो, बहुत मोटा सा गद्दा अगर हम रखते हैं, स्पॉन्ज रखते हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही वो बच्चा नीचे कूदेगा और वजन इसके ऊपर गिरेगा तो ये गद्दा नीचे की ओर इस तरह से सिकुड़ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना, ये जो डिस्टेंस जो सिकुड़ा, इतना जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया बच्चा, वो डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा तो जाहिर सी बात है समय इंक्रीज होगा। तो ये समय हमारा इंक्रीज हो गया। तो जब समय इंक्रीज हुआ तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? हमारा कम हो गया, और एक्सीलरेशन कम होने से हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब फोर्स कम हो जाएगा तो बच्चे को चोट कम लगती है। इन सभी दोनों ही एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा मेन मकसद क्या है कि हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं। टाइम को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? बाय इंक्रीजिंग द
डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस ये हो गया जितना कि गद्दा दबा। पूर्व के उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि हम हाथ को पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस हम पीछे की ओर झटके से लेके जाएंगे वो डिस्टेंस इंक्रीज होने से हमारा टाइम इंक्रीज होगा। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि यदि एक खड़ी ट्रेन पे अगर चलती हुई ट्रेन पीछे से अगर टक्कर मारती है तो खड़ी ट्रेन पे नुकसान अत्यधिक होता है। सेम बच्चों, यही एप्लीकेबल हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है और यही कारण है। ठीक है, इसके अलावा हम उदाहरण दे सकते हैं कि जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, बस हो, जितने भी हम रोड पे सड़क पे चलने वाले जो वाहन हैं, उन वाहनों में शॉकर नाम की एक चीज होती है। शॉकर एक तरह का आप इस तरह से कर लीजिए कि स्प्रिंग होता है, वो अलग अलग डिजाइन में बनाया होता है, तो एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो शॉकर का काम क्या है, जब नीचे से ये सपोज करिए कि ये हमारा स्प्रिंग है, इस प्रकार से कुछ स्प्रिंग की बनावट होती है इस तरह से। ठीक, तो जैसे ही ऊपर से ये लोड यानी कि फोर्स यानी कि वजन पड़ता है तो ये स्प्रिंग ये दबता है। ठीक, और जैसे ही ऊपर से नीचे से जब फोर्स पड़ेगा नीचे, क्योंकि ये बल्ब सड़क के नीचे से लगेगी तो गाड़ी के नीचे से लगता है, तो ये फोर्स जैसे नीचे पड़ेगा ये क्या होगा, दबेगा। दबेगा, सपोज कि इतना पहले था, अब ये दब कर इतना स्प्रिंग हो गया, तो इतना जो डिस्टेंस ये दबने के कारण टाइम हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इस प्रकार से जब टाइम इंक्रीज हो गया तो हमारा एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज हो जाता है और वाहन में बैठे हुए व्यक्ति को चोट हमें कम लगती है और हम बड़े ही सुविधाजनक रूप में हम सफर कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर ये काम करना बंद कर जाए या खराब हो जाए, पुराना हो गया है, ये दब नहीं रहा है, तो क्या होता है, गाड़ी बहुत जर्किंग करती है और हमें बैठने में असुविधा होती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल में आप लोगों ने क्या देखा कि न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे एप्लीकेबल है हमारे दैनिक जीवन में। चलिए हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो जब हम यानी कि में हम सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम अलग अलग भागों में हमने बांट रखा है अलग अलग प्रकार से, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त आपको समझ में आए कि ये न्यूमेरिकल ये निश्चित विधि से की गई है तो क्यों की गई है। ठीक है, तो ये इसको बांधने में हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रिटार्डिंग न्यूमेरिकल। हम पहले दो न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हमको फोर्स तो निकालना है, लेकिन वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है या रिटार्डिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को कभी कभी हम रिटार्डिंग फोर्स भी बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हैं, जब दो वस्तु आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनके बीच जो बल फोर्स जो डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो पहला सवाल है फ्रिक्शन फोर्स पे। A motorcycle of mass 2000 kg is moving over a horizontal road. एक समतल सतह पर एक मोटरसाइकिल ऑफ मास 2000 kg 2000 kg का एक मोटरसाइकिल एक सरफेस पे मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। If this motorcycle has to be stopped with a negative acceleration of 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, इस चलती हुई मोटरसाइकिल को हमको रोकना है, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, हमका 0 करना है। तो हैज टू बी स्टॉप्ड मींस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल बिकम्स 0। तो ये हम फाइनल वेलोसिटी इस इक्वेशन में 0 ले लेंगे। इसी वर्ड, देखिए क्वेश्चंस में न्यूटन सेकेंड लॉ के प्रॉब्लम में वर्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, शब्दावलियों का बहुत इंपॉर्टेंस है। उन शब्दावलियों में आपको राज छुपा हुआ रहेगा और उस राज को आपको समझना है कि हम इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे हम अप्रोच कर पाएंगे, सही तरीका हमारा क्या होगा और कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। सो हैज टू बी स्टॉप्ड विथ निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया गया है प्रॉब्लम में, ये है -1.5 मीटर पर सेकेंड square. This is your acceleration given. A given acceleration. Now what is negative acceleration? You know, acceleration दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
जब समय के साथ वेलोसिटी बढ़ता है तब उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब समय के साथ वेलोसिटी रफ्तार कम होती है तब उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां पर चलती हुई किसी भी वस्तु को रोकने के लिए हमको क्या लगाना होता है? थ्योरी में अगर हम जाए तो हमें एक एक्सटर्नल एजेंट लगाना होता है जो जिसे हम फोर्स कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये फोर्स हम किस दिशा में लगाएंगे? गति के विपरीत दिशा में। ठीक है, जब गति के विपरीत दिशा में लगाएंगे तो चलती हुई वस्तु का रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगेगा। किस दिशा में? जिस दिशा में हम बल लगाएंगे। तो उसी को बोलते हैं, कम होने को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव। अब what is the force of friction between the tires of the motorcycle and the road? तो हमें निकालना क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज F। F किसके किसके बीच? ये मोटरसाइकिल का टायर हो गया, ये मोटरसाइकिल इस दिशा में घूम रहा है और ये है हमारा रोड। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब इस दिशा में पहिया घूम रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस रोड और टायर के बीच में निकालना है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो निकालना है। और आप जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ही मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिए। इससे हमको समझ में आ गया कि पहिया आगे की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा है। क्यों पीछे की ओर लग रहा है? क्योंकि यही फोर्स उत्तरदायी है इस पहिए को रोकने के लिए, इसके गति को रोकने के लिए। और हमने जैसे कि पहले बताया था, किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें बल लगाना होता है और वो बल उस गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में होता है। तो फोर्स भी हमारा, फ्रिक्शन फोर्स भी विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक, तो चलिए इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया क्या क्या हुआ है? हमें मास दिया हुआ है। किसका मास? मोटरसाइकिल के मास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो फोर्स हमें निकालना है, मास दिया हुआ है हमें 2000 केजी, 2000 केजी का मास दिया हुआ है। ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमारा -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है? अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां पे रखिए m का वैल्यू 2000 केजी और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया हमारा? माइनस मल्टीप्लाइड बाई -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 3000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा -3000। ठीक है, अब ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या लिखते हैं? न्यूटन। तो आप लिख सकते हैं -3000 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। सिंपल, द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑन। नाउ व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट? ये ऋणात्मक चिन्ह क्या हमको बताता है कि फोर्स जो लग रहा है, किसके किसके बीच? टायर के बीच, यानी कि पहिए के बीच और ये रोड के बीच, वो क्या है? फोर्स इस पहिए की स्ट्रेट लाइन मोशन के विपरीत दिशा में है। सो दिस इज योर फोर्स। यही नेगेटिव साइन हमको बता रहा है। ठीक, नाउ चलिए हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द acceleration of the bus if the bus weighs 5000 kg which starts from rest and rolls down a hill. एक हिल मीन्स एक पहाड़ी पर एक बस है। ठीक है, पहाड़ी के ढलान पर। दूसरा प्रॉब्लम है कि एक बस जिसका वजन 2000 केजी है और 5000 केजी है, 10,000 केजी है, कुछ भी ले लीजिए, आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका समझना है। तो हिल इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हिल की सबसे ऊंचाई है
चोटी है हिल की, यहां पर एक बस है, ठीक है, यहां पर एक बस है, ठीक, इसका मास कितना है, मास ऑफ द बस इज से 5000 kg, ठीक है, और ये नीचे डाउन द हिल आ रही है, यानी कि ढलान पे सरक रही है, ठीक, और दिया हुआ है कि 10 सेकेंड में इन टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड ये कितना दूरी नीचे की ओर तय कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल d इज इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर 10 सेकेंड में वो 200 मीटर वो दूरी तय कर ले रही है। तो हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन a, और दूसरा निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन द बस, ठीक है। तो बच्चों जब हम एक्सेलरेशन a निकाल लेंगे, मास हमको पता है तो फोर्स हमको निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम a निकालते हैं। तो इस a को निकालने के लिए आपको ध्यान करना होगा कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, हिंदी में बोलते हैं एक्सेलरेशन को त्वरण, त्वरण की परिभाषा क्या है, मीन्स डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, थोड़ा सा याद करिए। एक्सेलरेशन a is nothing but change in velocity, change in velocity upon change in time, or in the simplest way you can say v upon t is nothing but your acceleration। तो हमको a निकालना है। अब देखिए a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जब ये बस ढलान पर है और नीचे की ओर आ रही है तो ये एक सीधी रेखा में तय कर रही है, यानी कि इसका मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इस स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, a निकालना है। तो यूजिंग आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस समीकरण को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और s क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम यहां पे अब क्या लेंगे, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो स्टार्ट हो रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। जब बस रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितना है, 0, सो इनिशियल वेलोसिटी बिकम 0, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0 प्लस 1/2 a we have to find, and what is the time, 10 सेकेंड, सो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, यहां पर 10 स्क्वायर, सो इसको वो कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 divided by 100 will be equal to a, and this will get you 4 meter per second square is equal to a, 4 meter per second square is equal to a। Now you have got the acceleration, so this is the acceleration of the bus, this is the first part। Now the second part is your force, therefore force is equal to m इंटू a, इसको भी बॉक्स में रखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। सो मास इज 5000 kg एंड एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज 20,000 न्यूटन, 20,000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन से 20,000 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बस। अब ये फोर्स क्या करेगा, उस बस को खींच रहा है नीचे की ओर, ओके। सो इतना फोर्स लग रहा है बस के ऊपर में जब बस इस तरह से ढलान पर है, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहां पे देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आते वक्त उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, राइट। दिस वाज योर सेकंड प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सी द टू ग्राफिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब इसमें आगे की दो प्रॉब्लम जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं,
उसमें आप लोग देखेंगे कि हमें कुछ ग्राफ का भी प्रयोग करना है, यानी कि दिए हुए ग्राफ से हमको कौन सी डाटा मिल रही है इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कुछ डाटा हमको ग्राफ से मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो इस पे हम टॉपिक लिख रहे हैं कि जो फोर्स तो हम निकालेंगे, लेकिन हम कैसे निकालेंगे? फ्रॉम वीटी ग्राफ। तो यहां पर दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप, टाइप टू फोर्स फ्रॉम वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि y एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेंगे और t एक्सिस पे हम क्या लेंगे? टाइम लेंगे। ठीक है, तो उस ग्राफ से हम फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ दिया हुआ है, देखिए ये हमारा टाइम इन सेकेंड एंड ये है हमारा v इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, y एक्सिस में, और ये हमारा ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ है। राइट, उसके बाद टाइमिंग जो दिया हुआ है वो 1 2 3 4 सेकेंड तक दिया हुआ है, और वेलोसिटी दिया हुआ है 0 10 एंड 20। ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल मूविंग ऑन ए फ्लोर। एक समतल सतह पर एक बॉल क्या हो रही है? चल रही है, घूम रही है। ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर वो जा रही है। तो उसका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ इस प्रकार है, जो कि आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ द मास ऑफ द बॉल इज 20 ग्राम। तो बॉल का मास कितना है? दैट इज 20 ग्राम। और क्या निकालना है? फोर्स ऑन द बॉल। तो अब जरा ये बताइए कि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि एक गेंद है जो समतल सतह पर लुढ़क रही है। ठीक है, तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स ही पूछ रहा है, चाहे वो फोर्स फ्रिक्शन हो, चाहे कोई भी प्रकार का फोर्स हो, फोर्स ही रहेगा। तो बॉल और समतल सतह के बीच का फ्रिक्शन फोर्स पूछा जा रहा है, यदि बॉल का मास 20 ग्राम है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ये दिया हुआ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या जरूरत है? यहां पर ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम फोर्स निकालेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन जरूरत पड़ेगा a। ठीक है, तो अब a इस प्रॉब्लम में कहीं नहीं कहा है कि a कितना है। ठीक, तो आप समझ लीजिए कि इस वीटी टाइम ग्राफ को हम a निकालने के लिए ही पता लगाएंगे। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये 20 पे सपोज करिए कि ये 20 वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से एक आप लाइन इस ग्राफ पर खींचे और फिर वहां से एक परपेंडिकुलर खींचे, तो पता चला कि ये टाइम कहां पे आ रहा है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बीच में आ रहा है 3.5। तो 3.5 सेकेंड। अब यहां पर हम क्या लेंगे? t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू v is equal to 20 meter per second. This is your final velocity. Now what is the initial velocity? Initial velocity is 0. So you can note down u is equal to 0. क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा 0 से शुरू होगा, तो 0 तो 0 ही रहेगा। और जब ये 20 मीटर प्रति सेकंड पे गया तो इसका समय कितना लगा? 3.5 मीन्स 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया? हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गया, टाइम मिल गया, मास है, हमको फोर्स निकालना है। ठीक है, तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे? अब इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इज 20 माइनस इनिशियल इज 0 डिवाइडेड बाय टाइम इज 3.5। सो दिस विल बी योर एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। दिस इज फाइनल, दिस इज 0।
This is initial, this is final. So initial is 0, final is 20. So final minus initial is nothing but your change in velocity. Remember, change in velocity is always calculated by subtracting initial velocity from the final velocity. Okay? And time for the initial is t is, अब यहाँ पे टाइम को भी अगर इनिशियल फाइनल लें तो इनिशियल टाइमिंग क्या है, t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे 1 है, तो t इज इक्वल टू 0. तो टाइम का भी जब डिफरेंस निकालेंगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फाइनल टाइम इज 3.5 सेकेंड, इनिशियल टाइम इज 0. सो 3.5 माइनस 0 इज नथिंग बट योर 3.5. सो यू कैन गेट दिस एक्सेलरेशन एज 20 डिवाइडेड बाय 3.5. नाउ यू कैन फाइंड द फोर्स. अब हम इस फोर्स को हम निकालेंगे, ठीक है, फोर्स को निकालेंगे. सो F विल बी इक्वल टू, मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम. अब देखिए यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको ऑलवेज हम किस में चेंज करेंगे, केजी में. तो 20 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये केजी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 3.5. इसको कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द आंसर. 2 0 कट गया, कितना बचा 4 डिवाइडेड बाय 35 हो गया ना. तो 4 डिवाइडेड बाय 35, सो दैट इज योर, कितना हो जाएगा 0.1 अप्रोक्सीमेट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस विल बी योर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, बट दिस फोर्स विल ऑलवेज बी द फ्रिक्शन फोर्स. सो स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करके हम फोर्स कैसे निकालते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आपका न्यूटन सेकंड लॉ के प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो v और t दिया रहेगा, तो उससे आप a निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑलवेज. ठीक है, चलिए अब चौथा सवाल लगाते हैं, वो भी हमारा vt ग्राफ पर ही है. The second problem on the vt graph is the velocity time graph of a ball moving on the surface of the floor. same problem है, यहां पर भी बॉल एक समतल सतह पर लुढ़क रहा है, ठीक है. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ द मास ऑफ द बॉल इज 50 ग्राम. क्वेश्चन सेम है बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिफरेंट है. अब ये कैसे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस प्रॉब्लम में देखिए जरा, आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों प्रॉब्लम में अंतर. यहां पर जो ग्राफ है वो थोड़ा क्या बहुत ही अलग है, और दोनों ग्राफ का अलग अलग मायने हैं. इधर हमारा t है, टाइम इन सेकेंड, और इधर हमारा v है जो कि हम मीटर पर सेकेंड यूनिट में लेंगे, और ये है हमारा 10, ये है हमारा 20 और ये है हमारा 30. तो 30 से शुरू कर जो ग्राफ जो बना है 30 और इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 सेकेंड. 6 सेकेंड पे लाकर इस ग्राफ को मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है. अब देखिए ये भी हमारा वीटी ग्राफ है, और पहला प्रश्न में भी, पूर्व वाले प्रश्न में भी हमारा जो वीटी ग्राफ था वो भी हमारा वीटी ग्राफ था. लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि पहला जो ग्राफ था, जो पहले वाला जो प्रॉब्लम, इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था, वो ग्राफ ये दर्शाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन को. पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी हर सेकंड में इंक्रीज हो रहा है. लेकिन यहां पर देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था 30, और ये इनिशियल वेलोसिटी लेके चलेंगे, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी लेके चलेंगे. क्यों? क्योंकि जीरो टाइम पे हमारा वेलोसिटी 30 था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा 6 सेकंड हुआ, इसका हमारा वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो गया. यानी कि हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा. ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है. यहां पे ये ग्राफ को देखते ही आपको पूर्व अनुमान हो जाना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. ठीक है, तो अब इस ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फिर सेम उसी तरह से हम निकालेंगे कि एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू
चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी में क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी हम 30 नहीं लेंगे क्योंकि ग्राफ ये 0 पर है, 0 30 है, यानी कि इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 एंड 30, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और इस ग्राफ का कोऑर्डिनेट हो गया 6 एंड 0। ठीक है, तो 0 30 को हम इनिशियल लेंगे क्योंकि हम यहां से नापना शुरू कर रहे हैं जब मैक्सिमम वेलोसिटी था। सो इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे 30 और फाइनल वेलोसिटी लेंगे 0। सो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 30 अपॉन टाइम t इज कितना हो गया, 6 सेकेंड। सो आप इनिशियल टाइमिंग इज 0, फाइनल टाइमिंग इज 6। सो 6 minus 0, so this becomes your minus 30 upon 6, that is minus 5 meter per second square. So now the acceleration from this VT graph is minus 5 meter per second square. अब हमको क्या निकालना है, force. So force is equal to m into a. ठीक है, m कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉल इज 50 ग्राम। 50 ग्राम को हम किस में चेंज करेंगे, केजी में, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन माइनस ऑफ 5। ठीक है, ये निकल गया, ये 25 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1/8 न्यूटन। ये हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम देखा और हमने न्यूटन लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखे, और हर एप्लीकेशन में हमने यही देखा कि हमारा मेन मकसद क्या होता है कि टाइम को डिक्रीज करेंगे ताकि फोर्स हमारा कम हो। ठीक है, सो ये आज का हमारा विषय बिंदु रहा कक्षा का। अगले कक्षा में हम और सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल देखेंगे जो आप लोग को और भी इस न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को समझ में आएगा। धन्यवाद।